हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस क्या डिजीज है? हेपेटाइटिस बेसिकली क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। अगर हम बात करते हैं, अगर इसे आप बाय नेम अगर इसे आप ब्रेक करोगे तो जो हेपा है ये किस चीज के लिए है? आपका हेपैटिक। हेपैटिक वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? लीवर के लिए, है ना। हेपैटिक क्या है? आपका लीवर है। और आइटिस, जहां भी आइटिस लगा होता है तो आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। तो आप कह सकते हैं कि जो हेपेटाइटिस है वो क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर है। बट केवल ये कहना कि इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर ये सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे टाइप ऑफ हेपेटाइटिस होते हैं जिसमें आपके इन्फ्लामेशन से भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इन्फ्लामेशन तो रहेगा ही, साथ ही साथ आपका क्या होगा? सिरोसिस होने लगेगी लीवर में, लीवर डैमेज होने लगेगा। तो वो भी हम आगे चल के देखेंगे, बट फिलहाल के लिए जो एक जर्नल टर्म में हम हेपेटाइटिस को बोलते हैं वो क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। ठीक है। अब बात ये आती है कि इन्फ्लामेशन लीवर में हो क्यों रहा है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो ध्यान में रखिए, हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो। हेपेटाइटिस का वायरस होता है, अभी हम आगे चल के उसी पे फोकस करेंगे। तो वायरस अगर इन्फेक्ट करता है तो हेपेटाइटिस हो सकती है। दूसरा, अदर देन वायरस और कौन कौन से रीजन हो सकते हैं हेपेटाइटिस के? तो अल्कोहल कंजप्शन, कुछ लोग जो ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उन्हें हेपेटाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट हो गया हमारा मेडिकेशन। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आती हैं, जैसे हमारी एंटीबायोटिक है, एंटी इंफ्लामेटरी, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स हो गया, है ना, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग हो गया। इन सब के साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट होते हैं हेपेटाइटिस, है ना। तो अगर ऐसी ड्रग्स की वजह से भी हमारा इन्फ्लामेशन हो सकता है लीवर में, ठीक है, लीवर डैमेज हो सकता है बेसिकली। और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? टॉक्सिन्स हो सकते हैं। कुछ टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिन, अगर आप की बॉडी में वो एंटर कर जाएं तो वो आपके लीवर में इन्फ्लामेशन या कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन आज के लेक्चर में जो हम मेजर फोकस करने वाले हैं वो एक प्राइमरी रीजन पे फोकस करेंगे। वो क्या है? हमारा वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हेपेटाइटिस हो सकता है, कौन कौन से कारण है बेसिकली। ठीक है। तो चलिए, वायरल हेपेटाइटिस की हम बात कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर टोटली डेडिकेटेड रहेगा वो रहेगा वायरल हेपेटाइटिस पे। यानी कि अगर वायरस आता है, हेपेटाइटिस का वायरस अगर किसी भी तरीके से आपकी बॉडी में एंटर करता है तो कैसे आपका इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। तो उसी पे हम बात करेंगे। तो देखो, जो हमारा हेपेटाइटिस के वायरस की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस के 5 टाइप के वायरस आज तक रिपोर्ट हुए हैं। क्योंकि देखो, वायरस में आपको पता है इतने टाइप्स क्यों हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंस हर किसी में होगा एक दूसरे से, है ना। कुछ ना कुछ उनके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन, म्यूटेशन के थ्रू आते रहे होंगे, इसीलिए टाइप ऑफ वायरस नए नए बनते गए। तो अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो टोटल हमारे पास क्या है? 5 हेपेटाइटिस वायरस हैं। तो उन वायरस के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हेपेटाइटिस को ठीक करना चाहोगे ना तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन से टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वायरस ने आपको इन्फेक्ट किया है या दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट किया है। बिकॉज हर किसी के लिए मेडिसिन अलग होती है। कुछ हेपेटाइटिस वायरस ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ के लिए हमें बहुत आपको रिगोरसली आपको मेडिसिन देनी पड़ती है, जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं। तो इसलिए जानना जरूरी है कि वायरस कितने टाइप के होते हैं, और तब जाके फिर हम इसके ट्रीटमेंट को भी समझेंगे। तो टोटल हमारे 5 टाइप के हमारे हेपेटाइटिस के वायरस हमारे पास हैं। कौन कौन से हैं? देखो, पहला है हमारा हेपेटाइटिस ए वायरस। ठीक है। दूसरा हमारे पास है हेपेटाइटिस बी वायरस। नेक्स्ट हमारे पास है हेपेटाइटिस सी वायरस। और फिर हमारे पास आ जाएगा हेपेटाइटिस डी वायरस। और लास्ट है हमारे पास हेपेटाइटिस ई वायरस। तो ये क्या है? आपके टोटल 5 टाइप के आपके हेपेटाइटिस के वायरस हैं, और इनके बारे में पहले हम समझेंगे और फिर हम समझेंगे कि कैसे ये वायरस सेल को इन्फेक्ट करते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट भी हमें तभी समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जानने वाली है, जो आपको दिमाग में बैठाना है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि वायरस 2 टाइप के होते हैं। या तो वो आरएनए वायरस होंगे या फिर डीएनए वायरस, यानी कि उनका जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। तो आपको ध्यान में क्या करना है
कि ये जो 5 आपको टाइप ऑफ वायरस दिखाई दे रहे हैं हेपेटाइटिस के, इनमें से जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ये तो है डीएनए वायरस, यानी कि अगर एक इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर में बीच में क्या होगा, आपका डीएनए प्रेजेंट होगा, जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा वो डीएनए होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो ये 4 हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस ए हो, सी हो, डी हो, ई हो, ये सारे के सारे क्या है, आपके आरएनए वायरस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। ये सारे आरएनए वायरस हैं एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही निकल के आया। नेक्स्ट देखो, आप अगर देखोगे, अगर हम इन्फेक्शन की बात करें, ठीक है, इन्फेक्शन की बात करते हैं, तो जो ये हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है, ठीक है, पहला और लास्ट, ये हमेशा कैसा इन्फेक्शन कॉज करता है, एक्यूट इन्फेक्शन कॉज करेगा, या एक्यूट हेपेटाइटिस आप इसे लिख सकते हो। तो ये क्या करेंगे, हमारे एक्यूट हेपेटाइटिस कॉज करेंगे। अब एक्यूट क्या है ये भी मैं बताती हूँ आपको। और हेपेटाइटिस सी और डी ये दोनों ही क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्रॉनिक इन्फेक्शन करते हैं। इस पे अभी आ रहा है, मैं इसे डिटेल में आपको समझा दूंगी। क्रॉनिक हेपेटाइटिस और इन्फेक्शन लिखा है मैंने, ठीक है, आप कर सकते हो। और जो ये हेपेटाइटिस बी है ना, ये दोनों करेगा, ये आपका एक्यूट भी कर सकता है, इन्फेक्शन जो है कॉज करेगा वो इन्फेक्शन एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। तो आप पहले से ये समझ लेते हैं कि मैंने इतना लिख तो दिया, एक्यूट क्रॉनिक ऐसा समझ लो। एक्यूट क्या है, अगर मान लीजिए किसी की बॉडी में आपका हेपेटाइटिस का वायरस एंटर किया, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी था, अगर वो वायरस आपका 6 मंथ तक आपका लगातार इन्फेक्शन कॉज करे जा रहा है, यानी कि 6 मंथ में ट्रीट नहीं हुआ, जो इन्फेक्शन है वो 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम ले रहा है आपका, तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये क्रॉनिक है, ठीक है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, यानी कि लंबे टाइम तक चल रहा है। और एक्यूट इन्फेक्शन क्या होता है, जो कि कम लेस देन 6 मंथ में ही वो रिजॉल्व हो जाता है। इन्फेक्शन हुआ 6 महीने के अंदर अंदर, अगर आप 6 महीने के बाद कोई टेस्ट भी कराओगे तो टोटली नेगेटिव आएगा, उसमें कोई भी आपको पॉजिटिव टेस्ट नहीं दिखने वाला है। इट मीन्स अगर इन्फेक्शन 6 महीने से कम में, ठीक है, 6 महीने से कम ड्यूरेशन का है तो वो एक्यूट है। अगर इन्फेक्शन 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम ले लेता है तो वो क्या है, क्रॉनिक है। पहला तो डिफरेंस ये हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है, हमेशा ध्यान रखो, एक हमारी एंटीबॉडी होती है आईजीएम, बहुत सारी टाइप की एंटीबॉडी होती है, एक एंटीबॉडी की बात मैं बता रही हूँ आपको, ये है आपकी आईजीएम। ये जो एंटीबॉडी होती है ना, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल अंदर आता है, चाहे वो वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, तो सबसे पहली एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी बनाता है वो कौन सी है, आईजीएम, ठीक है। और ये आईजीएम का नेचर क्या होता है, ये कुछ महीने बाद, 3 महीने बाद इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये डिसअपेयर हो जाती है। सपोज आज इन्फेक्शन हुआ, आईजीएम बनी, हमारी इम्यून सेल्स ने हमारी एंटीबॉडी बनानी स्टार्ट की, वो जो कि है आईजीएम। और अब अगर मैं आज के बाद 3 महीने बाद अगर ब्लड टेस्ट कराऊंगी, ठीक है, सेरोलॉजिकल स्टडीज होंगी, तो वहां पे आपको आईजीएम नहीं दिखाई देने वाला है, क्योंकि आईजीएम का काम ही ये है कि फर्स्ट अपेयर होता है और डिसअपेयर भी जल्दी हो जाता है, ठीक है। बट कुछ केसेस हैं, कुछ एक्सेप्शन है, जिसमें 18 मंथ तक भी आपका आईजीएम ब्लड में मिलेगा, जैसे कि आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है उसके केस में दिखेगा, साइटोमेगालो वायरस का अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उसके केस में भी दिखेगा, ये एक्सेप्शन है। बट हेपेटाइटिस के केस में, स्पेशली क्योंकि मैं हेपेटाइटिस की बात कर रही हूँ, तो हेपेटाइटिस के केस में आईजीएम केवल स्टार्टिंग के 3 महीने तक, ठीक है, कुछ वीक से लेके 3 महीने तक आपका दिखाई देगा, उसके बाद हट जाता है। तो इसका मतलब आप खुद सोचिए कि अगर एक्यूट इन्फेक्शन है, यानी कि कम टाइम के लिए इन्फेक्शन हुआ है, तो आप अगर उसे टेस्ट करोगे तो आईजीएम आपको ब्लड में दिखाई देगा। अगर एक्यूट इन्फेक्शन है तो आईजीएम आपको दिखाई देगा ना आसानी से, यानी कि 6 महीने से पहले पहले की ही बात हो रही है ये, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ है, आज मान लो किसी को हेपेटाइटिस वायरस किसी को इन्फेक्ट कर रहा है, और अब आज के आप 8 महीने बाद आप अपनी सेरोलॉजिकल स्टडी करा रहे हो, आप देख रहे हो कि एंटीबॉडी है या नहीं है, तो आपको क्या आईजीएम दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि आईजीएम अभी बन चुका होगा और खत्म भी हो चुका होगा, समझ रहे हो। तो आईजीएम एक मार्कर की तरह यूज होता है। अगर आईजीएम दिख रहा है ब्लड में तो इसका मतलब एक्यूट इन्फेक्शन है, और अगर आईजीएम डिसअपेयर हो गया या आईजीएम आपको ब्लड में मिला ही नहीं तो इसका मतलब ये क्रॉनिक इन्फेक्शन का केस है, ठीक है।
इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखिए कि एक्यूट और क्रोनिक का क्या आपका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और ज्यादातर जो क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं ना वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी क्या सिम्टम्स होते हैं आपके, अगर किसी को हेपेटाइटिस हुआ है तो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप ये देखोगे कि वो सिम्टम क्रॉनिक इन्फेक्शन के केस में नहीं दिखाई देंगे। अगर मान लीजिए किसी को हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, मोर देन 6 मंथ हो चुके हैं इन्फेक्शन होते होते, अभी भी वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको वहां पे सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो क्रॉनिक, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि ये क्रॉनिक केस है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा क्या है, वायरस का इन्फेक्शन बताया गया है। तो देखो हेपेटाइटिस ए की वजह से एक्यूट इन्फेक्शन होता है, यानी कि कम टाइप के लिए इन्फेक्शन रहेगा फिर हट जाएगा। हेपेटाइटिस ई की वजह से भी एक्यूट इन्फेक्शन होता है, और यही रीजन है, जो हमारा यही रीजन है कि जो एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से ये जो दोनों है ना, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस, इनको कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ऐसा ये दोनों वायरस इन्फेक्ट कर रहे हैं किसी इंसान को, पता चल गया कि हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई ने इन्फेक्ट किया है, तो आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, आपको हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीजिए, ठीक है। हाइड्रेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन जरूरी होना चाहिए। नेक्स्ट आपको अपनी प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना है। डाइट जो होगी आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट होनी चाहिए, ऐसे ही कुछ भी नहीं खाना है। ऐसा खाना खाओ जिसमें न्यूट्रिशन आपको भरपूर अमाउंट में मिलते रहे, ठीक है। ये आपके हैं। और अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ लेना ही है तो आप एंटी इमेटिक ड्रग ले सकते हो, क्योंकि अभी मैं सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो नोजिया वॉमिटिंग होती है। अगर किसी को भी ये हेपेटाइटिस के वायरस ने इन्फेक्ट किया है तो नोजिया वॉमिटिंग की रहेगा। तो वॉमिटिंग को रोकने के लिए कि आपको वॉमिट ना हो, आप एंटीमेटिक ड्रग्स ले सकते हो, अदरवाइज कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है फॉर हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई। समझ में आ गया। नाउ अब बात करते हैं किसकी, हेपेटाइटिस बी की, क्योंकि मेजर यही है। 3 अब आ गए आपके, चलो पहले इसे हटा लेते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी में मैंने आपसे क्या बोला कि ये भी 2 टाइप का होता है। ये इसकी वजह से एक्यूट इन्फेक्शन भी हो सकता है और क्रॉनिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक्यूट हो रहा है तो सेम जाएगा ट्रीटमेंट जैसे इनके साथ हो रहा था। एक्यूट इन्फेक्शन अगर हुआ तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्यूट वाले केस में क्या होगा, आपका कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या कीजिए, रेस्ट कीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, अगर जरूरत पड़ रही है तो एंटीबायोटिक ड्रग ले लीजिए, हो गया काम, ठीक है। क्रॉनिक के केस में आपको क्या होता है, मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो यहाँ पे अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको जरूर आपको क्या देनी पड़ेंगी, एंटीवायरल ड्रग्स देनी पड़ेंगी, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि इन्फेक्शन, जो वायरस की लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं काम करती होंगी। वो मैं जब लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगी तभी बताऊंगी, अभी मैंने केवल एंटीवायरल ड्रग्स लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन अभी क्रिएट नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए हेपेटाइटिस सी वायरस में, ये भी क्रॉनिक इन्फेक्शन है, इसीलिए यहाँ पे भी हम एंटीवायरल ड्रग्स देंगे। अभी आप देखोगे हेपेटाइटिस बी, मैंने पहले ही बताया हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस है, हेपेटाइटिस सी आरएनए वायरस है, तो दोनों की लाइफ साइकिल अलग अलग होने वाली है। ऐसा नहीं है कि हेपेटाइटिस बी वायरस अगर सेल को इन्फेक्ट करेगा तो वो सेम पाथवे फॉलो करेगा, सी करेगा वो भी सेम करेगा, नहीं, दोनों के पाथवेज अलग अलग होंगे, दोनों में एंजाइम इन्वॉल्व अलग अलग होंगे, इसीलिए दोनों की जो ड्रग्स होंगी, जो ट्रीटमेंट होगा वो भी अलग अलग होगा, जो कि हम आगे आने वाले टाइम पे देखेंगे। लास्ट आता है हेपेटाइटिस डी वायरस। हेपेटाइटिस डी वायरस, पहले तो ये समझ लो कि किसी भी इंसान को हेपेटाइटिस डी वायरस तभी इन्फेक्ट कर सकता है अगर उसे पहले से हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। ये बहुत जरूरी है। ये अगर हेपेटाइटिस बी वायरस अगर किसी को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसके लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो क्या होना चाहिए कि उसे हेपेटाइटिस बी वायरस ने इन्फेक्ट किया हो। 2 चीजें हो सकती हैं, या तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस बी दोनों साथ में इन्फेक्ट कर रहे हैं, या दूसरा हो सकता है कि पहले हेपेटाइटिस बी ने इन्फेक्ट किया होगा और फिर डी इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई हेल्दी इंडिविजुअल है, हेपेटाइटिस बी वायरस उसके कांटेक्ट में आ रहा है तो कभी भी उसे हेपेटाइटिस नहीं होने वाली है। लेकिन अगर कोई एक इंडिविजुअल ऐसा है जिसको हेपेटाइटिस बी वायरस ने पहले से इन्फेक्ट किया हुआ है, तब जाके हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन कर सकता है। क्योंकि अब क्वेश्चन आता है क्यों, क्योंकि जो हेपेटाइटिस डी वायरस को, देखो वायरस एक है, बॉडी में गया, एक वायरस क्या बिगाड़ लेगा,
पहले उसे हमारे ही सेल पे जाना पड़ेगा, हमारी जो होस्ट सेल हमारी है, और हमारी सेल की हमारी मशीनरी को यूज करके वो रेप्लिकेट होगा। एक वायरस से बहुत सारे वायरस बनेंगे और फिर हमारी और ज्यादा सेल्स आपकी इन्फेक्ट होंगी, यही तो होता है। तो ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ना, इसको रेप्लिकेट होने के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस के जीन की जरूरत है। ये सपोज सेल है, ठीक है, कोई भी सेल है, हिपैटोसाइट बेसिकली, क्योंकि लीवर की बात हो रही है। इसके सरफेस में ये हमारा क्या है, हेपेटाइटिस बी एंटीजन है, हेपेटाइटिस बी एंटीजन, यानी कि ये जो सेल है ये पहले से हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है, इसीलिए इसके सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, वो भी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे ये सारा कुछ। तो जब ऐसी सेल होगी ना, तभी जाके आपका हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्ट कर पाएगा इस सेल को। अदरवाइज अगर ये नहीं है तो सेल इन्फेक्ट नहीं होगी। तो ये समझ में आ गया, हेपेटाइटिस बी वायरस आपका इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता है, इन्फेक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है, ये हो गया आपका। तो अगर किसी को हो रहा है, सपोज अगर किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप सीधे समझ लीजिए कि भाई उसे हेपेटाइटिस बी वायरस भी आपका क्या होगा, का इन्फेक्शन भी होगा ही होगा, है ना। तो इसके लिए जो ड्रग्स होती हैं बेसिकली वो हेपेटाइटिस बी वाली ही इसमें दी जाती हैं, कोई नई इसमें कैटेगरी की ड्रग नहीं बनी हुई है। इवन जो वैक्सीन लगाई जाती हैं हेपेटाइटिस डी वायरस के लिए भी हेपेटाइटिस बी वायरस वाली ही वैक्सीन काम कर जाती है। तो आप अगर ओवरऑल देखोगे ना, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी अवेलेबल है, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है, बनी नहीं है। हेपेटाइटिस बी वायरस का जो है उसमें हेपेटाइटिस बी वायरस वाली वैक्सीन ही काम कर जाती है, और हेपेटाइटिस ई वायरस के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, हालांकि ये कुछ ही देशों में अवेलेबल है लेकिन है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो केवल हेपेटाइटिस सी वायरस है जिसकी अभी तक वैक्सीन नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ओवरऑल हम कह सकते हैं ये आपका एक ओवरव्यू है, ठीक है, कि कैसे कौन कौन से हमारे हेपेटाइटिस के वायरस हैं, उनके टाइप, उनके इन्फेक्शन को थोड़ा सा समझ लिया, ट्रीटमेंट को थोड़ा सा समझ लिया, लेकिन इतना ही समझना काफी नहीं है जब तक। अब हम अगर, क्योंकि ट्रीटमेंट पार्ट पे फोकस हमें करना है, अगर हमें देखना है कि इसका इलाज कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हमें इनकी सेल साइकिल को समझना जरूरी है। ये जब खाली एंटीवायरल ड्रग लिख देने से काम नहीं चलेगा, आपको पता होना चाहिए कि जो एंटीवायरल ड्रग है वो कहाँ पे काम कर रही है और कौन सी है, ठीक है। तो उसके लिए साइकिल को पहले समझेंगे, और उससे भी पहले मैंने बोला था आपको सिम्टम्स मैं बताऊंगी, तो मैं वो बता दूं आपको कि अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है तो फीवर तो होगा ही होगा। नेक्स्ट, जॉइंडिस, जॉइंडिस देखने को मिलेगी। और जॉइंडिस क्यों हो रहा है आपको पता है, जॉइंडिस किस वजह से होता है, बाइल पिगमेंट की वजह से होता है। तो जनरली हमें पता है कि लीवर ही है जो बाइल बनाता है, ठीक है, यही पढ़ा हुआ है आज तक, ठीक है। लीवर का काम है बाइल बनाना, और बाइल में ही बाइल पिगमेंट हमारे प्रेजेंट होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, सबको पता है। तो लीवर जब बाइल बनाता है तो वो बाइल आसानी से हमारी इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहां पे फैट इमल्सिफिकेशन का काम करता है, फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जो हेपेटाइटिस के केस में आपका क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, बाइल ऑब्स्ट्रक्शन। लीवर बाइल बना तो रहा है लेकिन बाइल वहां से नीचे नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो वो बाइल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि लीवर में खुद में भी डैमेज हुआ है, तो वो जो बाइल पिगमेंट है ना, बाइल में जो पिगमेंट है, या फिर आप ओवरऑल बाइल ही कह लीजिए, वो कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, क्योंकि लीवर में डैमेज है। नहीं तो नॉर्मल पाथवे क्या होता था, नॉर्मल पाथवे क्या होता था, लीवर ने आपका क्या किया, लीवर ने बनाया बाइल, और बाइल कहाँ गया भाई, हमारी इंटेस्टाइन में, जहां पे उसने क्या किया, फैट डाइजेशन में हेल्प की। अब क्या हो रहा है, ये जो लीवर बाइल तो बना रहा है लेकिन बाइल इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। तो अब क्या होगा, ये बाइल क्या करेगा, क्योंकि ये लीवर आपका इंटैक्ट लीवर तो है नहीं, हेपेटाइटिस का केस है, तो यानी कि लीवर डैमेज्ड है, ठीक है, लीवर में आपके पोर्स बन गए हैं, डैमेज लीवर है। तो ये बाइल क्या करेगा आपका, लीवर के डैमेज होने की वजह से अब ये बाइल क्या करेगा आपका, कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। अदरवाइज ब्लड, लीवर से ब्लड में ऐसे जाता नहीं बाइल, है ना, क्योंकि यहाँ पे बाइल आपका बेसिकली आप कह रहे हैं लीवर डैमेज है, इसी वजह से बाइल आपका कहाँ चला जाएगा, ब्लड में, और बाइल में जो पिगमेंट होते हैं वो भी कहाँ चले गए आपके, ब्लड में। इसीलिए वो जो आपका येलो कलर आपका आ रहा है आईज में, आपके नेल्स में, वो उस पिगमेंट की वजह से ही आ रहा है, क्योंकि पिगमेंट कहाँ गया, आपके ब्लड में चला गया, और ब्लड से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में चला गया।
सेम वो आपके किडनी में भी जाएगा, इसलिए यूरिन भी आपकी क्या होगी, पेल कलर की हो रही है, ठीक है, डार्क यूरिन हो रही है, ठीक। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका बाइल क्योंकि इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा है, इसी वजह से जो आपका जो फीसेस होंगे, ठीक है, जो एक्सक्रीटा है आपका, वो भी क्या होगा, आपका पेल या क्ले कलर का होगा। अदरवाइज आपका ये बाइल की वजह से जो आपका फीकल मटेरियल होता है, ठीक है, वाया रेक्टम जो बाहर आ रहा है, वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि बाइल आपका इंटेस्टाइन में आ ही नहीं रहा है, तो कहाँ वो फीसेस में मिक्स होगा, है ना। तो इसीलिए आप देखोगे जो स्टूल है वो भी आपका क्ले कलर का या पेल कलर का आपको दिखाई देगा। तो ये सारे क्या है, सिम्टम है जो आपको बता रहे हैं कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा लीवर क्योंकि डाइजेशन करता है, आपके बहुत सारे एंजाइम्स बनाता है, तो वो सारी चीजों में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर आप एलएफटी के लिए जाएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाओगे, ब्लड टेस्ट करवाओगे, तो आपको दिखेगा कि जो लीवर के एंजाइम है वो सारे एलिवेटेड हैं, ठीक है। वो भी आपका एक साइन है कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर में प्रॉब्लम आने लगेगी। आपको पता है कि हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारा खून का थक्का बन रहा है, ब्लड क्लॉट हो रहा है, वो भी किसकी वजह से होता है, हमारा लीवर ही उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाता है। तो अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो वो क्लॉटिंग की प्रोसेस भी अफेक्ट होगी, है ना, ये भी है। नोजिया वॉमिटिंग में आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर किसी को लीवर में दिक्कत है तो उसे उल्टी आएगी, वॉमिटिंग, या आपको नोजिया वाली फीलिंग आएगी। तो ये सारे क्या है, साइन है जो आपको बता रहे हैं कि आपके लीवर में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। और डाइजेशन में तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी कि फूड, क्योंकि लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा, है ना। तो ये है आपके सिम्टम्स, ठीक है। पता लगाना है क्या हो रहा है, जैसे सिम्टम्स आए तो डायग्नोसिस आप ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं, सेरोलॉजी करा सकते हैं। सेरोलॉजी में आपको किसका पता लग जाएगा, एंटीबॉडी का। अगर आपके ब्लड में आपकी एंटीबॉडी मिल रही है आपको, तो इसका मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है। अगर एंटीबॉडी है तो इसका मतलब इन्फेक्शन हुआ है। जैसे मैंने आईजीएम बताया था आपको, अगर आईजीएम आपको ब्लड में दिख रहा है तो समझ लीजिए कि एक्यूट इन्फेक्शन है, अभी रिसेंट में ही इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। और अगर आईजीजी है तो इसका मतलब क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि आईजीजी एक ऐसी एंटीबॉडी है जो बनती बाद में है लेकिन लंबे टाइम के लिए रह जाती है, समझ रहे हो। और ये एंटीबॉडी वायरस स्पेसिफिक होंगी, तो वहां से आप पता लगा सकते हो, आपको एंटीजन एंटीबॉडी दोनों का पता लग जाएगा। तो सेरोलॉजिकल स्टडी, अल्ट्रासाउंड से आप पता लगा सकते हो कि आपका लीवर डैमेज्ड है या नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो हेपेटाइटिस का पता लगाने के लिए। अब बात करते हैं किसके बारे में, साइकिल के बारे में बात करेंगे। इवन यस, एक और काम आप कर सकते हो, लीवर की बायोप्सी कर सकते हो। क्योंकि अगर मैंने आपको क्रॉनिक का केस बताया था ना, कि क्रॉनिक इन्फेक्शन में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन तो हुआ ही है, साथ ही साथ लीवर में सिरोसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, फाइब्रोसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो कि आगे चल के कैंसरस भी हो सकती है। तो इसलिए आप लीवर बायोप्सी भी करा सकते हो। लीवर का हल्का सा आपका एक सेक्शन लिया जाएगा, जिसकी बायोप्सी से पता लग जाएगा कि कहीं सेल्स बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट तो नहीं हो रही है, ठीक है, कहीं ये कैंसरस तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है।